आज का दिन, आज का माहौल, सारे हमारे अति अति प्यारे मीठी दादी जी की यादों की कहो, अनुभवों की कहो, और ऐसा लगता है जैसे कि बाबा हमेशा कहते हैं संगम युग यादगार बनाने का भी समय है। तो याद भी करते जाते हैं और यादगार भी सामने खड़े हो जाते हैं। शक्ति स्तंभ के सामने आज बहुत सुंदर अनुभव हो रहा था कि सचमुच जब याद करते हैं, स्मृति आती है तो क्या होता है, अंदर सामर्थ्य आती है, शक्ति आती है। उसमें भी खास जब दादी के शब्द, दादी के सीन, दृश्य याद आते हैं तो दादी कोई एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला होगा सारे जीवन भर में जो उस शक्ति स्वरूप या शक्ति की स्थिति में रहकर नहीं बोला हो। जैसे बताया कि पहले खुद अपने आप करती थी, धारणा स्वरूप होकर के फिर बताती थी। तो हमारे पिछले 40 साल के अनुभव दादी जी के साथ मैं समझती हूँ, मैं बहुत अपने को भाग्यवान, लकी समझती हूँ कि बिगिनिंग के ही दिनों से दादी जी से परिचित हुई, जबकि मुझे पूरा निश्चय भी नहीं था। कई बातों के ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता था और आती जाती भी थी, लेकिन फाउंडेशन जो होना चाहिए पक्का, वो अभी नहीं बना था। तो पहली बार मुझे याद है दादी जब आई न्यूयॉर्क में, जहाँ पर मैंने ज्ञान लिया, प्राप्त किया, तो वहाँ पर उन दिनों में तो बहुत थोड़े हमारे छोटी ग्रुप थी, तो हमको पर्सनल मुलाकात के लिए दादी जी के साथ बिठाया और दादी ने कई प्रश्न पूछे व्यक्तिगत। और मुझे लगा कि दादी ये क्यों पूछ रही है, आप कहाँ रहती हो, नज़दीक क्यों नहीं रहती हो, ये क्यों नहीं करती हो। तो कहने का मतलब है कि पहले ही नज़र से दादी का हमेशा रहता है कोई भी आत्मा को पहचान लेना, उसको आगे बढ़ाना, उसको हिम्मत दिलाना। तो ऐसे शुरुआत होते होते कई सालों तक मैं समझती हूँ दादी जान की एक साल भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो अमेरिका, न्यूयॉर्क नहीं आई हो, और कई साल तो 2-2 बार भी आ जाती थी। तो इतना दादी को अच्छा लगता था। और पिछले लास्ट में भी 2000 में भी आने की सारी तैयारियां हो रही थी। 103, 104 ईयर्स, जस्ट इमेजिन करो कि ट्रैवल करके आए। लेकिन लास्ट विज़िट जो दादी का था, वो कई लोग आज तक भी ये कहते हैं कि मुझे दादी की 1 सेकंड की दृष्टि एकदम छप गई है। तो कितनों का सोच करके दादी ट्रैवल करती थी। दादी की सोचते सोचते सबसे मुख्य जो गुण याद आ रहा है आज, मैं समझती हूँ मास्टर दया के सागर थी। इतनी दया की भावना, आज सुबह भी हमने बहुत अच्छे कहानियाँ, इंसिडेंट्स सुनी हीलिंग की। तो हमेशा मैं सोचती हूँ हीलिंग कैसे होती है, और उसका कनेक्शन हमेशा दया भाव के साथ होता है। जहाँ दया है, सचमुच दया है, उसके साथ ऑफ कोर्स प्योरिटी है, भगवान के साथ कनेक्शन है, निमित्तपना है, तो ऑटोमेटिक है कि वो
निमित्त बन जाते हैं हीलिंग की। तो एक बार मुझे याद है कि वैसे मेरे बैकग्राउंड डॉक्टर्स की है ना, तो बिगिनिंग के दिनों में मैं थोड़ा बहुत यहाँ जब हॉस्पिटल बन रहा था और बन भी गया था और आगे के लिए उसकी थोड़ी मीटिंग्स कर रहे थे, तो मैं बैठी थी उसमें मीटिंग्स में और कोई ना कोई चर्चा चल रही थी आगे के प्रोग्राम्स के लिए, आगे क्या करना है, कैसे बढ़ाना है, कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को कैसे बढ़ाना, ये करना। तो दादी भी बैठी थी, मैं भी बैठी थी और बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स निकले। और फिर प्लान्स के अंत में, मीटिंग के अंत में दादी पूछ रही है सभी को, मुख्य जो प्लानिंग करने वाले हैं उनको, कि इसका कितना टाइम लगेगा ये सब बढ़ाने में। तो उन लोगों ने कहा कि दादी कम से कम 2 साल तो लगेंगे। और दादी का चेहरा देख करके ऐसा लगा 2 साल। और कहती है कि इतना लोग जैसे कि पेन में हैं, दर्द है, दुखी हैं, तो 2 साल में तो कितना कुछ कर सकते हैं आप, जल्दी करो जल्दी करो। तो दादी का तो पहले से यही था कि कुछ भी हो जाए लेकिन जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन ये दया भाव और जल्दी जब मिक्स हो जाते हैं तो कमाल हो जाते हैं। और आज हम देख ही रहे हैं कि कैसे हॉस्पिटल का कहो, हेल्थ का कहो, जानकी फाउंडेशन का कहो, उससे कितनों को प्रेरणा मिल रही है। और कितनों की, चलो जो पेशेंट है, जिनकी बीमारी है वो तो है ही है, लेकिन जो बीमारों को संभालने वाले हैं उनको कौन संभाले, दादी हमेशा ये कहती थी। और इसीलिए तो केयर फॉर द केयर गिवर कहते हैं ना, केयर तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आजकल देखा जाता है कि जो केयर करने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो बर्नआउट में हैं। क्यों बर्नआउट में हैं? क्योंकि आखिर भी उनका प्रोफेशन है हेल्प करना, और है भी उनको कंपैशन, लेकिन वो कहते हैं कि अभी कंपैशन से भी उनको थकावट आती है, क्योंकि ऊपर ऊपर की कंपैशन होती है, दया भाव होता है। सच्ची रीति से जो आत्मिक भाव से जो कंपैशन होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, जिसमें शक्ति पैदा होती है, वो नहीं है। तो दादी का हमेशा था कि हम ही हैं बाबा के बच्चे जो न सिर्फ केयर कर सकते हैं, लेकिन केयर करने वालों की भी हम केयर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने वहाँ भी केयर करने वालों के लिए सेवाएं काफ़ी आगे बढ़ाई हैं। दूसरा, मुझे आज सुबह से ये बात चल रही थी और अभी भी सुदेश दीदी कितना अच्छा समझा रही थी कि दादी को संगठन कितना अच्छा लगता था, और कहीं से भी इकट्ठा करके बैठ जाती थी, और कुछ न कुछ कारण से हमको संगठन में बुला लेती थी। तो मेरा इस बार एक्चुअली वहाँ से आने का एक्चुअली दादी गुलजार जी के लिए और स्मृति दिवस के लिए तो था ही, लेकिन खींच दादी के कमरे की थी, क्योंकि छोटा सा कमरा, और हम लोग दादी को कहें दादी इतना नहीं समा सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, लेकिन सबको बुला लेती थी और एकदम पैक हो जाता था कमरा, और कोई भी वापस नहीं जाता था। तो ये भी एक खूबी है, न सिर्फ संगठन बुलाने की, लेकिन बनाए रखने की, क्योंकि हम लोग भी ट्राई तो करते हैं अपनी जगह पर कि मीटिंग करे, स्नेह मिलन करे, ये करे वो करे, लेकिन लगातार वो स्नेह की और संगठन की फीलिंग बनाए रखना, मैं समझती हूँ ये दादी जी की खूबी थी। और हम लोग हमेशा पूछते थे ना दादी को कि दादी आप हमेशा लोगों के साथ रहते हो, लेकिन आप अपना टाइम नहीं देते हो, तो भी कैसे कर सकते हो? तो दादी का हमेशा जवाब ये रहता था कि भले वो किसी के भी साथ हो, व्यक्तिगत मिल रही हो या संगठन में बैठी हो, मीटिंग में बैठी हो, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को पहले देती हूँ। नहीं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार दादी बीच में एकदम शांत, भले 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, लेकिन उसी के अंदर दादी अपने आप को बाबा के सामने ला करके
साइलेंस में जा कर के कुछ न कुछ बहुत अच्छी बात इमर्ज कर देती थी। और जितना ही अंदर का पुरुषार्थ फिर बाहर में वातावरण बनाने का भी एक खूबी होता है, वो भी दादी में था। जैसे कि दादी कोई भी रूम में आएगी तो सारी सभा को देखेगी, बैठक देखेगी, चेयर्स देखेगी, कुछ कुर्सी देखेगी कि सभी एक दूसरे को देख सकते हैं, वो देख सकते हैं मुझे, मैं उनको देख सकती हूँ। तो कहीं से भी उठा करके कहीं भी बिठा देती थी और हुज्जत से एकदम लास्ट सीट में बैठा हुआ। हम कभी नहीं कह सकते आप यहाँ आके बैठो, लेकिन दादी हुज्जत से आगे की सीट पर बिठा देती थी। एक बार का मुझे याद है कि मैं दादी के साथ ट्रैवलिंग कर रही थी कनाडा में, वैंकूवर में मैं समझती हूँ, और हम लोग गए थे क्रूज़ में। क्रूज़ शिप होता है ना, तो क्रूज़ शिप में हम लोग करते हैं और उसी टाइम दादी के साथ क्लास वगैरह सब कुछ करना था, पिकनिक भी और क्लास भी और सब कुछ। तो दादी सारी क्रूज़ शिप में वो चक्कर लगाया और जो जो उन्होंने प्लान किया था, दादी को कहाँ बैठना है, क्लास कहाँ कराना है, कहाँ से ये करना है, सब कैंसिल कर दिया दादी ने। दादी ने कहा नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ नहीं, वहाँ। और क्रूज़ शिप में तो आपको मालूम है कि दादी के लायक कोई भी बैठक नहीं था, मतलब कि जो ऊंचा भी हो सभी दादी को देख सके और दादी और दादी भी सबको देख सके, कोई भी जगह नहीं थी। तो वहाँ आप समझते हो ना, क्रूज़ शिप में वो बार होता है नहीं, जहाँ बार, और बार हमेशा ऊंचा होता है, उसका स्टूल और उसका टेबल वगैरह। तो दादी ने चारों ओर नज़र घुमाए और कहा कि मैं वहाँ बैठूँगी ऊपर बाहर के टेबल के ऊपर चढ़ गई और वहाँ से बैठकर देख करके सभी को दृष्टि दिया और क्लास किया। कहने का मतलब है कि दादी को बहुत इम्पोर्टेंट था कि वातावरण अच्छी हो, एक दूसरे के साथ दृष्टि की लेन देन अच्छी हो, फिर जो प्राप्ति होती है, फिर जो रिसीव कर सकते हैं वो बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे तो दादी की कई हमको बातें याद आती है। और क्लास के बीच में जैसे दादी एकदम रुक जाती थी, या तो कोई ना कोई ऐसी बात 40 साल 50 साल के पहले की बात इतना स्पष्ट याद करके वो बोल देती थी। तो दादी बहुत अनप्रिडिक्टेबल थी। आज कह नहीं सकते कि आज दादी किसको याद करेगी और कौन सी बात, कौन सी घटना को याद करके उसका फिर एग्जाम्पल लेके हमको क्लास कराएगी। तो ये जैसे कि एक्साइटमेंट रहता था हमको, सेम नहीं लगता था कभी भी कि दादी आज, कल आपने ये विषय पर बताया, आज फिर से उसको बताना। दादी अपने ही लहर में चलती थी और कोई भी बात एक थोड़ी सी छोटी सी भी होगी, कहानी होगी, लेकिन उसको इतनी अच्छी तरह से वो याद करके स्पष्ट करके, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी वैल्यू भरा हुआ होगा उस व्यक्ति में या उस घटना में। तो फिर दादी को वो याद रह गया। कई बातें ऐसी थी जो दादी बिल्कुल भूल जाती थी, कल हुई, परसों हुई, बिल्कुल मुझे याद नहीं है, लेकिन सालों पहले की बात बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल याद है दादी को। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये है दादी की याददाश्त की शक्ति कहेंगे, लेकिन दादी को वैल्यू बहुत था हर एक चीज़ के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक लेन देन के लिए, इंटरेक्शन के लिए कि क्या होता है, कैसी लेन देन होती है। तो शी वाज लाइक, मतलब कि एक रीति से हम देखते हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल दादी, बता सकते हैं कि इसके अलावा ऐसे नहीं चल सकती, ऐसे नहीं चल सकती। लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि बहुत मॉडर्न है ना, मॉडर्न दादी थी। जैसे कि उनका डायनामिक था, माना कि चेंज होती रहती थी, जैसे वातावरण, जैसे व्यक्ति, उसको कैसे समझकर कैसे समझाना। तो आप तो समझते हैं कि फॉरेन के लोग बुद्धि बहुत चलाते हैं, इसलिए दादी का एक बहुत अच्छा टाइटल हम लोग यूज़ करते हैं, बुद्धिवानों की बुद्धि, जो बाबा की टाइटल है। लेकिन वो दादी से भी मैं समझती हूँ काफ़ी कुछ लगता है, क्योंकि कैसे किसको समझाना उसका क्लियर उनको है। और ऐसे भी बाबा का कोई भी टाइटल मैंने देखा है कि दादी से लगता था। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। अभी प्रैक्टिकल स्वरूप में दादी ने ये अपनी लाइफ में दिखाया कि दादी का अटेंशन सिर्फ बाबा के ऊपर, बाबा को जानना, बाबा के लेन देन करना, बाबा का अनुभव करना।
लेकिन वो करते 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 हर एक व्यक्ति को भी वो इतनी स्पष्ट जान गई, 1 सेकंड की दृष्टि से उसको पहचान लेना, उसकी विशेषता को, उसकी पर्सनालिटी को, उसको कैसे हैंडल करे, तो ये जानना नहीं तो और क्या है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि दादी जी की टाइटल बाबा की टाइटल से बिल्कुल अलग मिलती है। और आजकल इसलिए हम दादी को एक नाम रखा है डायमंड दादी। न्यूयॉर्क में आप लोग समझते हो कि मोहिनी बहन बहुत बहुत याद करती है दादी को। और ये सारा महीना, मार्च का महीना, हमारा सारा टॉपिक ही चला डायमंड दादी। डायमंड दादी के बोल, डायमंड दादी के कुछ न कुछ मनन चिंतन की बातें, और उसके ऊपर हम भी कैसे मनन चिंतन करें और अपने आप को ऐसे समान कैसे बनाएं। तो बहुत बहुत प्रेरणा पूर्वक आज का दिन है, आज अभी का समय है। और मैं बहुत थैंक्स देती हूँ कि ये चांस बाबा ने, ड्रामा ने हमको इस बार दिया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।